हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन 11th स्टैंडर्ड आप पास होके अभी 12th स्टैंडर्ड के अंदर आ गए हो। तो अभी अपनी 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप पास तो हो चुके हो गुजरात गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से। तो अभी 11th स्टैंडर्ड का जो मेन टॉपिक है जो आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर यूज होगा, 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में अपने आज बताएंगे। दूसरी चीज, अभी तक जिस स्टूडेंट ने द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न की हो वो कर लेना। ओके, बिकॉज ऑफ इसके अंदर आप लोगों को स्टैंडर्ड 8 से लेके 12 तक के जो भी मैथ्स के रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड, अकाउंट के रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड या बीकॉम या एमकॉम के रिलेटेड जो भी उसके अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स के सम या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो अभी 11th स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 12th के अंदर आपको बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले पार्ट 1 अकाउंट का पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो आप पढ़ चुके हो, और उसके पार्ट 1 में से जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ये पार्ट 1 का जो इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर है जो 12th के अंदर भी आपको यूज होंगे। दूसरा पार्ट 2 में से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो है वो अपना चैप्टर नंबर 5 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। ये जो चैप्टर है वो 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपकी बोर्ड की एग्जाम के अंदर 11 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये चैप्टर अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट आता होगा, 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट आपको आता होगा, तो ही आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर अच्छी तरह से प्रॉपर वे में फाइनल अकाउंट अटेंड कर सकते हो। तो 12th स्टैंडर्ड का जो फाइनल अकाउंट है वो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है, और 11th स्टैंडर्ड में आपको जो फाइनल अकाउंट पढ़ने का है वो सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट है। सोल प्रोप्राइटर मींस जिस बिजनेस का ओनर एक ही होता है उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट पढ़ने के लिए आपको 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट का बेसिक याद होना चाहिए, या तो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं वो याद होने चाहिए। अभी हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे, और ये वीडियो के अंदर आपको अंत तक बने रहना है तो आपको पूरा फाइनल अकाउंट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट बनाया जाता है कैसे? तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। उस ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उस ट्रांजैक्शन को जनरल एंट्री या तो सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जो आप ऑलरेडी आगे के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। जनरल एंट्री एंड सब्सिडियरी बुक के अंदर उसका रिकॉर्ड करने के बाद उसका लेजर पोस्टिंग किया जाता है। लेजर पोस्टिंग करने के बाद हर एक अकाउंट का हर एक लेजर का उसका बैलेंस निकाला जाता है। उस बैलेंस में से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर की जाती है। यहां तक आप पढ़ चुके हो। अब ट्रायल बैलेंस के बाद अपना होता है फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट के हिसाब से फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन की जाती है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अकाउंट होते हैं वो आपको फाइनल अकाउंट में लिखने होते हैं। तो फाइनल अकाउंट में देयर आर 3 स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट के अंदर 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा स्टेटमेंट है अपना जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा स्टेटमेंट है अपनी बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अकाउंट दे रखे होंगे उस सारे अकाउंट की यहाँ पे हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में जो भी दे रखा होगा वो तीनों स्टेटमेंट में डिवाइड हो जाएगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट का होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस का होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा, और जो बैलेंस शीट के अंदर आता होगा वो बैलेंस शीट के अंदर उसका रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरा होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मींस दोस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक एट द एंड ऑफ द ईयर। एडजस्टमेंट मतलब ये होता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसका रिकॉर्ड अभी तक किया नहीं है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दी लेकिन एडजस्टमेंट का उसका रिकॉर्ड किया नहीं है, तो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट यहां पे हमको फाइनल अकाउंट में देनी होती है। तो पहले हम समझेंगे कि ये 3 स्टेटमेंट है उसमें कौन से अकाउंट लिखे जाते हैं। तो पहला है अपना, देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर ओनर ऑफ द बिजनेस को पता चलना होना चाहिए कि अपना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से बिजनेस के ओनर को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का फायदा पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का आइडिया आता है, एंड बैलेंस शीट से उसकी फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो उस बैलेंस शीट से उससे का आइडिया आता है। बैलेंस शीट के अंदर उसकी कैपिटल कितनी है, उसकी एसेट कितनी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, या तो उसके रिसीवेबल कितने हैं, वो उसको बैलेंस शीट से पता चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में से कौन से अकाउंट लिखे जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से अकाउंट की एंट्री की जाएगी? तो सो सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओनली गुड्स के रिलेटेड ही एंट्री की जाएगी। गुड्स के रिलेटेड, जो गुड्स किसको बोलते हैं वो आप अपने पढ़ चुके हैं।
ओके, गुड्स मींस बिजनेस का ओनर जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करता हो उसको अकाउंट की लैंग्वेज में गुड्स बोला जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओनली गुड्स के रिलेटेड जो भी एंट्री होती है सारी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाती है। तो सो सिंपल, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड होती है, देन क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक मतलब गुड्स का जो स्टॉक स्टार्टिंग में ईयर के स्टार्टिंग में जो बड़ा होता है वो, अगर डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है तो सो सिंपल उसको क्रेडिट साइड क्या लिखा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है और क्रेडिट साइड क्या लिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा, हम गुड्स कहीं से लेते हैं उसको परचेस बोला जाता है, तो डेबिट साइड परचेस लिखा जाता है, बिकॉज ऑफ व्हाट कम्स इन डेबिट्स, परचेस करने से गुड्स अपने पास आता है तो परचेस क्या होगा, डेबिट होगा। अगर परचेस डेबिट साइड है तो गुड्स का जो सील करते हैं वो कौन सी साइड होगा, क्रेडिट साइड। परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस किया जाता है तो इस तरफ सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया जाता है, और परचेस में से और माइनस किया जाता है गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल। बिजनेस में सेल के अलावा किसी भी तरह से आपके पास से गुड्स जाता है तो उसको परचेस में से माइनस किया जाता है। लाइक दिस, गुड्स थेफ्ट, गुड लॉस्ट इन फायर, गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारे गुड्स गिवन जो होते हैं गोइंग आउट अदर देन सेल है वो परचेस में से माइनस किया जाता है। तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट तो याद रखने पड़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, और क्रेडिट साइड बाय सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ये सारे गुड्स के रिलेटेड जो भी एक अकाउंट थे उसकी सारी एंट्री हमने ट्रेडिंग अकाउंट में की है। दूसरा यहाँ पे एक्सपेंस, वो भी किसके रिलेटेड, परचेस के रिलेटेड। परचेस मतलब आप गुड्स जो खरीदते हैं उसके रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं वही ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाएंगे, और दूसरे प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो आपको अभी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाएंगे, जिसकी एंट्री अपने प्रॉफिट एंड लॉस में करते नहीं है। तो यहाँ पे परचेस के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, कस्टम ड्यूटी, जो भी सारे एक्सपेंस होंगे वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखे जाएंगे। दूसरे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड या प्रोडक्शन के रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं वो 11 स्टैंडर्ड के सिलेबस के अंदर नहीं है। उसके बाद अपना जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल किया जाएगा, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है मींस एक्सपेंस ज्यादा होता है तो अपना ग्रॉस लॉस होगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर किया जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो भी ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, या तो ग्रॉस लॉस हुआ तो भी अपना ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अपना दूसरा स्टेटमेंट है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसके अंदर सबसे पहले तो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिला या ग्रॉस लॉस मिला है वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा। उसके अंदर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस टाइप नॉमिनल अकाउंट का रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंदर ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट इज क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो भी इनकम एंड प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड लिखना है, और जो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉस है वो डेबिट साइड लिखना है। कौन से एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं लिखे जाएंगे, ओनली परचेस एंड प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट के में उसकी एंट्री होगी। बाकी सारे एक्सपेंस की एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सबसे पहला हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मतलब ऑफिस के रिलेटेड एक्सपेंस के अंदर सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वो सारे जो एक्सपेंस हैं वो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये सारे एक्सपेंस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट से लिखे जाएंगे। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होते हैं जो सेल करने के लिए खर्चे किए जाते हैं। कैरिंग आउटवर्ड गुड्स, भेजने का खर्चा, सेल्समैन सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लिखे जाते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंस के अंदर कि कहीं से भी अपने लोन लिए, या तो कैपिटल का इंटरेस्ट है, लोन का इंटरेस्ट है, या तो बैंक चार्जेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है, जो भी मतलब फाइनेंशियल मनी का जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा फाइनेंशियल एक्सपेंस के अंदर। उसके बाद है अपना अदर एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंस के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये अपना फॉर्मेट, बैड डेट प्लस बैड डेट प्लस बैड डेट रिजर्व माइनस बैड डेट रिजर्व। ये बैड डेट का मतलब ऑलरेडी आपको आगे पढ़ चुके हैं अपने।
तो ये बैड डेट ट्रायल बैलेंस का, बैड डेट एडजस्टमेंट का, बैड डेट एडजस्टमेंट का और माइनस किया जाता है बैड डेट ट्रायल बैलेंस का। उसके बाद कोई भी लॉस होता है, सपोज करो कोई एसेट बेची और लॉस हुआ तो भी अपने यहाँ पे अदर एक्सपेंस में लिखा जाएगा, कोई डोनेशन देते हैं तो भी अपने यहाँ पे लिखा जाएगा, कोई भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होता है तो वो भी यहाँ पे अदर एक्सपेंस के अंदर लिखा जाता है, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। उसके बाद क्रेडिट साइड अपना जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा वो, एंड अदर इनकम, अदर इनकम के अंदर कोई भी इनकम रिसीव होती है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, बैड डेट रिटर्न, वो सारे जो इनकम होती है अदर इनकम के अंदर उसकी एंट्री की जाती है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल जाता है, किया जाता है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, मतलब इनकम साइड का, क्योंकि क्रेडिट साइड हमने सारी इनकम लिखी है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है मींस एक्सपेंस का साइड का टोटल ज्यादा है तो हमको जो मिलेगा वो क्या होगा, अपना नेट लॉस होगा। ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। ओके, अभी देखो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले डेबिट साइड थी, देन क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी फर्स्ट डेबिट साइड देन क्रेडिट साइड, बट लेकिन परंतु बैलेंस शीट के अंदर पहले क्रेडिट साइड होती है एंड देन डेबिट साइड होती है। बैलेंस शीट के अंदर पहले क्रेडिट साइड होती है देन डेबिट साइड होती है। तो बैलेंस शीट के अंदर एक लायबिलिटी साइड होती है और एक एसेट साइड होती है। लायबिलिटीज मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ द लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन, and second one is on the basis of the time, non current liabilities and current liabilities. तो सबसे पहले internal liabilities, internal liabilities those means owners liabilities, owners की liabilities क्या होती है, बिजनेस के लिए कैपिटल, उसके अंदर ये फॉर्मेट है पूरा, कैपिटल का ओपनिंग कैपिटल प्लस अगर कुछ एडिशनल कैपिटल आया है प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, और ड्राइंग इज रिडक्शन ऑफ द कैपिटल, तो ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड नेट लॉस क्या किया जाएगा, उसमें से माइनस किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है रिजर्व, रिजर्व मतलब कैपिटल रिजर्व, जो पैसा साइड में रखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, फ्यूचर के अंदर जो एक्सपेंस होने वाले हैं उस एक्सपेंस को उस एक्सपेंस के सामने कुछ रिजर्व लिखा जाता है और ये उस रिजर्व की यहाँ पे एंट्री की जाती है। कैपिटल रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है, जो भी रिजर्व होते हैं, रिजर्व एंड वो फंड वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, रिजर्व एंड जो भी वर्कमैन प्रोविडेंट फंड होगा तो भी यहाँ पे लिखा जाएगा, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। Non-current liabilities means those type of liabilities which is paid in after 1 year, जिसका पेमेंट हमको 1 साल के बाद करना है, जिसके पास से हमने बैंक लोन लिए, फ्रेंड के पास से लोन लिए, कोई स्टूडेंट के पास के लोन लिए, वो सारी यहाँ पे लिखी जाएगी। करंट liabilities मतलब those type of liabilities which is pay in within a 12 month, जिसका टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ का होता है। उस करंट liabilities के अंदर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, income received in advance, income received in advance, ये सारी लायबिलिटीज होती है। वो कौन सी लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटीज, जिसकी एंट्री यहाँ पे की जाएगी। नॉन करंट एसेट, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट, एसेट, लोन एंड फिक्टिशियस एसेट, ये चार होते हैं। नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट, जिसका हमको बाद 12 मंथ से ज्यादा उसका यूज करते हैं। नॉन करंट एसेट में कौन सी एसेट आएगी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, लीज होल्ड बिल्डिंग, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, व्हीकल, ये सारी जो एसेट्स होती है तो फिक्स एसेट वो यहाँ पे लिखी जाएगी नॉन करंट एसेट के अंदर। दूसरा होता है अपना करंट एसेट, जिसका टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ का होता है। उसके अंदर डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, इनकम रिसीवेबल, एडवांस पेड एक्सपेंस, ये सारे यहाँ पे लिखी जाएंगी करंट एसेट्स के अंदर। लोन के अंदर क्या लिखा जाएगा, बिल रिसीवेबल, लोन लैंड मतलब अगर किसी के पास से लोन ली है तो वो अपनी लायबिलिटीज है, लेकिन किसी को हमने लोन दी है वो अपनी क्या हो जाएगी, एसेट्स। एंड देन उसके बाद लास्ट में लिखा जाएगा फिक्टिशियस एसेट, मतलब दोस्त एसेट जिसको हम एक बार एक्सप्रेस कर लेते हैं, उसका यूटिलाइजेशन हमको सालों साल तक मिलता है। दोस्त टाइप ऑफ एसेट, फिक्टिशियस एसेट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिबेंचर डिस्काउंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट होंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर
गुड्स के रिलेटेड जो भी एंट्री होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नॉमिनल के हिसाब से ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट इज क्रेडिट। एंड बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटीज होती है वो अपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड लिखना है, और जो एसेट होती है वो अपने को डेबिट साइड लिखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सम अपने फाइनल अकाउंट का सम देखेंगे। तो अभी आप ये तीनों अकाउंट प्रिपेयर कर देना है कि तीन अकाउंट के अंदर कौन सी एंट्री आती है, और बुक के अंदर भी उसका आपको देख ही रखा है कि कौन सी तीनों का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी बुक के अंदर देख ही रखा है, तो वो एक बार आप रिवाइज कर दें।